तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है रिव्यू सेमेस्टर 6 सेशन 2022-26 वालों का सोशोलॉजी मेजर पेपर 15 का होने वाला है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट के मेजर पेपर 15 के ऊपर रहेगा। इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आतंकवाद पे बेस्ड रहेगा और इसका प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से आपसे कि आतंकवाद क्या है, इसके कारणों एवं इसको नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि आतंकवाद क्या है, इसके कारण क्या है और इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को आज इस उत्तर में समझना है। देखिए, उत्तर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे भूमिका में कि आधुनिक युग को यदि संकटों का युग कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। विज्ञान और तकनीकी प्रगति के साथ साथ जहां एक और मानव ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं दूसरी ओर हिंसा, अशांति और आतंकवाद जैसी सामाजिक बुराइयों ने विश्व समाज को असुरक्षा की जंजीरों में जकड़ लिया है। आज कोई भी देश आतंकवाद की समस्या से अछूता नहीं है। आतंकवाद ने न केवल मानव जीवन की शांति को भंग किया है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है। तो देखिए, आज का अगर हम लोग बात करें आज के आधुनिक युग में, तो आतंकवाद से कोई भी देश बचा नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम किसी एक देश का नहीं बल्कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। आतंकवाद की वजह से न केवल किसी मानव के जीवन की शांति भंग की जाती है, बल्कि पूरे समाज, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आतंकवाद का परिभाषा लिखेंगे। तो आतंकवाद को परिभाषित किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो आतंकवाद शब्द आतंक से बना है, जिसका अर्थ है भय या डर। इस प्रकार आतंकवाद का अर्थ है भय फैलाने की वह प्रक्रिया जिससे लोगों के मन में असुरक्षा और डर की भावना पैदा की जाती है। इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार से है। देखिए, कुछ संगठनों द्वारा इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है आतंकवाद की परिभाषा में। तो देखिए यहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आतंकवाद ऐसी हिंसात्मक गतिविधि है जिसका उद्देश्य आम जनता में भय उत्पन्न करना और किसी राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन को बलपूर्वक लागू करवाना होता है। ठीक है, मतलब कि यूएनओ का क्या कहना है कि आतंकवाद एक ऐसी हिंसात्मक गतिविधि है जिसका उद्देश्य क्या होता है, भय उत्पन्न कराना और राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन को बलपूर्वक लागू करना। ठीक है, दूसरा सामान्य अर्थ में अगर हम लोग आतंकवाद का परिभाषा समझेंगे तो क्या है कि आतंकवाद वह हिंसक गतिविधि है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों के बीच भय और असुरक्षा का वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है आपको कि भारत में आतंकवाद को एक ऐसा अपराध माना जाता है जिसमें व्यक्ति या संगठन हिंसा, हत्या, बम विस्फोट, अपहरण या धमकी जैसे कार्यों द्वारा सरकार को अस्थिर करने या समाज में भय फैलाने का प्रयास करता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन लिखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद को भी कई प्रकारों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे इस प्रकार से कि आतंकवाद की कई प्रकार की श्रेणियां होती है जो उद्देश्य, क्षेत्र और स्वरूप के अनुसार भिन्न होती है। सबसे पहला है राजनीतिक आतंकवाद, पॉलिटिकल टेररिज्म। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना या राजनीतिक परिवर्तन लाना होता है, जैसे नक्सलवाद, अलगाववादी आंदोलन आदि। ठीक है, तो राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है, तो इसका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना होता है या राजनीतिक परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद में क्या लिखेंगे कि जब किसी धर्म के नाम पर दूसरे धर्म या समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाई जाती है तो उसे धार्मिक आतंकवाद कहा जाता है। उदाहरण अल-कायदा, आईएसआईएस, तालिबान आदि। ठीक है, तो धार्मिक आतंकवाद क्या होता है, जब किसी एक धर्म के नाम पर, ठीक है, किसी खास धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा की जाए तो उसको धार्मिक आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, तो इसको फैलाने वाले प्रमुख उदाहरण क्या क्या है, अल-कायदा, आईएसआईएस और तालिबान, ये सब। ठीक है, तीसरा देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। यह वह आतंकवाद है जो सीमाओं से परे जाकर कई देशों में फैलाता है, जैसे 9/11 अमेरिकी या 26/11 मुंबई हमला। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, जब किसी दूसरे देश में जाकर के आतंकवाद फैलाया जाए, जैसे अमेरिका में 9/11 अटैक जो हुआ था, भारत में अगर हम लोग बात करें 26/11 हमला का, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उदाहरण है। ठीक है, चौथा देखेंगे तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद। जब किसी देश की सरकार या एजेंसी किसी अन्य देश में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन या वित्तीय सहायता देती है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद किसको कहते हैं, जब कोई देश किसी दूसरे देश में चल रहे टेररिज्म एक्टिविटीज को फंडिंग करता है और उसको सपोर्ट करता है तो उसी को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कहा जाता है। ठीक है, पांचवा है विचारधारात्मक आतंकवाद, मतलब जब किसी विचारधारा या मत के समर्थन में हिंसा फैलाई जाती है, जैसे वामपंथी, चरमपंथी, नक्सलवाद आदि। ठीक है, छठा है पर्यावरणीय या जैविक आतंकवाद। यह आधुनिक स्वरूप है जिसमें जैविक हथियार या पर्यावरणीय साधनों का उपयोग कर विनाश किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आतंकवाद के कारण। आतंकवाद पनपने का कारण क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आतंकवाद के कारण। तो इसमें लिखेंगे कि आतंकवाद की जड़ें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में गहराई तक फैली हुई है। इसके कारण अनेक और जटिल हैं, जिन्हें निम्न रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, जिसे निम्न रूप में समझा जा सकता है। पहला कारण देखिए राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, शासन में भ्रष्टाचार और लोकतंत्र में विश्वास की कमी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। कई बार असंतुष्ट समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तो सामाजिक असमानता। जब समाज में वर्ग, जाति, धर्म या समुदाय के बीच अत्यधिक असमानता होती है तो वंचित वर्गों में असंतोष बढ़ता है। यह असंतोष कभी कभी हिंसात्मक रूप ले लेता है। तीसरा देखेंगे तो धार्मिक कट्टरता। धर्म की संकीर्ण व्याख्या, अंधविश्वास और धार्मिक उन्माद आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ है। कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा को जिहाद या पवित्र कार्य मानते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग देखेंगे तो आर्थिक विषमता। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और आर्थिक शोषण से पीड़ित लोग जब निराश हो जाते हैं तब वे आसानी से आतंकवादी संगठनों के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, कारण अभी हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद पनपने का कारण क्या है, आतंकवाद जन्म लेने का कारण क्या है। पांचवा देखिए शिक्षा का अभाव। अशिक्षा व्यक्ति को अंधानुकरण की ओर ले जाता है। जब समाज में शिक्षितता का स्तर कम होता है तब गलत प्रचार और वैचारिक जहर आसानी से फैलता है। छठा विदेशी हस्तक्षेप। कई बार विदेशी शक्तियां किसी देश को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी समूहों को धन, हथियार और प्रशिक्षण देती है। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को समर्थन देना। ठीक है, ये सब लाइन आपको लिखना है। नेक्स्ट है तकनीकी और मीडिया का दुरुपयोग। इसमें लिखेंगे कि आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया आतंकवादियों के लिए प्रचार, भर्ती और योजना बनाने का प्रमुख साधन बन गए हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सोशल मीडिया है वो आतंकवाद फैलाने का एक जरिया के रूप में बन गया। ठीक है, इसके जरिए आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, भर्ती के लिए योजना बनाते हैं और बहुत प्रकार की योजनाएं इंटरनेट के जरिए ही बनाया जाता है। आठवां देखेंगे तो सीमा विवाद और क्षेत्रीय अलगाव। कई बार किसी क्षेत्र में स्वतंत्रता या अलगाव की मांग से हिंसा फैल जाती है, जैसे कश्मीर, असम, नागालैंड, पंजाब आदि। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीमा विवाद को लेकर के भी कई बार हिंसा फैल जाती है। जैसे कश्मीर के हिंसा को आप लोग जानते ही होंगे, नागालैंड के बारे में भी सुने होंगे। तो इस प्रकार से सीमा विवाद भी कभी कभी हिंसा का कारण बनती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो भारत में आतंकवाद की स्थिति। ठीक है, भारत में आतंकवाद की स्थिति किस प्रकार से है, तो लिखेंगे इसमें भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषिक और विविधता से भरा देश है। यहाँ आतंकवाद की जड़ें विभिन्न रूप में देखी गई है। पहला जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आतंकवाद, दूसरा पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद, तीसरा है उत्तर पूर्व में उग्रवादी आंदोलन, चौथा है मध्य भारत में नक्सलवाद और पांचवा है शहरी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां, जैसे 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई हमला हुआ था, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये भारत की आतंकवादी घटनाओं में सबसे भयावह उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, आतंकवाद के दुष्परिणाम। ठीक है, आतंकवाद के क्या क्या दुष्परिणाम हमारे समाज पर उल्टे परिणाम देखे जाते हैं। तो पहला देखिए सामाजिक दुष्परिणाम क्या देखा जाता है। आतंकवाद समाज में भय, अविश्वास और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। यह सामाजिक एकता, भाईचारा और सौहार्द को नष्ट करता है। ठीक है, तो आतंकवाद समाज में किस प्रकार से असर डालता है, समाज में भय फैल जाता है, अविश्वास फैल जाता है, असुरक्षा की भावना लोगों के मन में आती है और साथ ही सामाजिक एकजुटता को भी इससे क्षति पहुंचता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे राजनीतिक दुष्परिणाम। इसमें लिखेंगे कि सरकारें अस्थिर होती है, नीतियां प्रभावित होती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास कम होता है। तीसरा है आर्थिक दुष्परिणाम। तो आतंकवाद से उद्योग, पर्यटन, निवेश और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकारी संसाधन विकास के बजाय सुरक्षा पर खर्च होते हैं। ठीक है, तो देखिए आतंकवाद की वजह से उद्योग, पर्यटन, निवेश और व्यापार पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके वजह से क्या होता है कि सरकार को सरकारी संसाधन विकास के बजाय इसकी सुरक्षा पे खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, चौथा देखें मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लोगों के मन में डर, तनाव, असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा होती है। यह समाज की मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर। तो आतंकवाद से देश की वैश्विक छवि धूमिल होती है। विदेशी निवेशक देश में निवेश करने से डरते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आतंकवाद का घटना होता है किसी भी देश में तो वहां से उस देश की जो छवि होती है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे में कोई भी निवेशक आके यहाँ पे निवेश करना नहीं चाहते हैं, जिससे उस देश की डेवलपमेंट भी प्रभावित होती है। आगे देखेंगे तो आतंकवाद नियंत्रण के उपाय। अब क्या क्या उपाय करने चाहिए आतंकवाद नियंत्रण के लिए। पहला है कि शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा ही आतंकवाद के खिलाफ सबसे सशक्त हथियार है। यदि लोगों को सही ज्ञान और तार्किक सोच दी जाए तो वे गलत विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी जैसा कि ऊपर बताए थे कि सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, आतंकवाद के लिए। तो अगर उनके पास उचित शिक्षा रहेगी और उनको सभी चीजों का सही ज्ञान रहेगा
तो वो इन सभी गलत विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा। इसमें लिखना है कि धर्मों के बीच संवाद, सहिष्णुता और आपसी सम्मान का वातावरण बनाना आवश्यक है ताकि कट्टरता की जड़ें कमजोर हो। तीसरा है आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना आवश्यक है। यदि लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलेगा तो वे हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो आतंकवाद वैश्विक समस्या है, इसलिए इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान और संयुक्त अभियान जरूरी है। ठीक है। जैसा कि अभी ऊपर भी हम आपको बताए थे कि आतंकवाद किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रॉब्लम है। ठीक है। पूरे वैश्विक स्तर पर यह परेशानी सबको झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि सभी देशों को मिल करके काम करना चाहिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए। सूचनाओं का आदान प्रदान और सभी देश को मिल करके और संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। पांचवा है तकनीकी निगरानी। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि आतंकवादी प्रचार और भर्ती पर रोक लगाई जा सके। ठीक है। मतलब कि जो इंटरनेट के जरिए वो लोग कैंपेन चलाते हैं, आतंकवादी कैंपेन चलाते हैं, तो उस पर निगरानी रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके। ठीक है। छठा देखेंगे तो सामुदायिक भागीदारी। तो स्थानीय लोगों को पुलिस और प्रशासन के साथ जोड़ना चाहिए ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना समय रहते मिल सके। ठीक है। सातवां है राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो राजनीतिक दलों को आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होकर काम करना चाहिए, ना कि इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें तो यही है कि सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए मतलब आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ आकर के काम करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए, ना कि इससे फायदा उठाना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेना चाहिए। ठीक है। कि इस सरकार में इस प्रकार का हमला हो गया, हमारी सरकार में नहीं होती थी, इस प्रकार की गतिविधियां ना करके उन सभी को साथ में मिल करके काम करना चाहिए। अब लास्ट हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रश्न का। आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह न केवल लोगों के जीवन को नष्ट करता है बल्कि समाज की आत्मा को भी घायल करता है। इसके पीछे केवल एक कारण नहीं बल्कि अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण कार्यरत हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए केवल हथियारों या कानूनों की आवश्यकता नहीं है बल्कि शिक्षा, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक समाज में असमानता, अन्याय और घृणा बनी रहेगी तब तक आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि विश्व समुदाय एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़े और एक ऐसे समाज की रचना करे जहां शांति, प्रेम और मानवता सर्वोपरि हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आतंकवाद का अंत तब होगा जब भय के स्थान पर विश्वास, घृणा के स्थान पर प्रेम और अन्याय के स्थान पर न्याय स्थापित होगा। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया। पूरे तरीके से हम लोग सारा चीज एक करके हम लोग सारा टॉपिक क्लियर कर लिए हैं इसमें। ठीक है। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद का कारण क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या है और इसको आतंकवाद के रोकथाम का क्या उपाय हो सकता है, इसको नियंत्रित करने का क्या उपाय हो सकता है, सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न था आतंकवाद क्या है, इसके कारणों एवं इसको नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। तो ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और सभी वीडियो को आप आसानी से देख पाएं और अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।